हेलो एवरीवन, हाउ आर यू टू ऑल। आई होप सो यू आर डूइंग वेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। सीटेक एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी आने वाला है, जो आप सभी को पता है। डेट 8 फरवरी को एग्ज़ाम है और ऑफलाइन होगा, जिसमें पेपर टू में एसएसटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। एसएसटी अकेला एक 40 मार्क्स प्लस 20 नंबर की पैडोलॉजी पूछी जाती है, तो इसको ध्यान में रखते हुए मैं कंटेंट भी दे रही हूँ, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है कि हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक या इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने चाहिए। आज जो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री। हिस्ट्री कहीं ना कहीं बच्चों को दिक्कत आती है कि कुछ भी समझने के लिए, और इसमें से वही चैप्टर पढ़ाऊँगी जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके आ रहे हैं, बार बार उनसे रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं चैप्टर वाइज। देखिए, यहाँ आज जो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ वो क्लास 6 की है। क्लास 6 की हिस्ट्री की है बुक्स, और इसमें से हम सारे चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा रहे हैं वही चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि हमें रिवीजन भी हो जाएगी, एक तरीके से हमें क्वेश्चन भी पता चल जाएगा कि किस तरीके से पूछते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है चैप्टर 1। कहीं ना कहीं आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ लिया होगा, लेकिन एक रिवीजन के तौर पर इसको ज़रूर देख लीजिएगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा है ये उनके लिए है। सबसे पहला है क्या, कब और कहाँ, कैसे के बारे में पता चल सकता है। यहाँ से हाईलाइट पॉइंट ही पढ़ा रही हूँ, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि पूरा चैप्टर में से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। कुछ कुछ ऐसे टॉपिक है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन के पैटर्न भी दिखाऊंगी कि इस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा है नर्मदा नदी के बारे में बताओ। ये इसको हाईलाइट पॉइंट है, इसको स्टार लगा लीजिए, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई लाख साल पहले इस लोक में इस नदी है, इस सिंधु घाटी नदी के पास नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी के पास जो आसपास का जो एरिया है, जहाँ नदी है, नदी के आसपास जो तट होते हैं, वहाँ पे आरंभिक लोग रहते थे। मतलब आरंभिक मतलब स्टार्टिंग से लोग रहते थे, और उनको कहा जाता था कुशल संग्राहक। कुशल संग्राहक का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो चीज़ें जंगलों में रहकर, जो चीज़ें नदी के आसपास, जंगल ही मिलेंगे ज़्यादातर, तो उस समय क्या करते थे लोग, वहाँ से ही चीज़ें अपने खाने के लिए इकट्ठा किया करते थे, उसको कहते थे कुशल संग्राहक। यहाँ पे आगे इसी बात को बताया गया है, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे, मतलब वो उनके बारे में जानते थे। जब उसके आसपास रहते हैं, आप एग्जाम्पल अपने पर भी ले सकते हैं। जैसे आप जिस जगह पे रहते हो उस जगह पे आपको सारी जानकारी होती है, किस जगह से हमें शॉप से ही सामान लेना है, तो ये चीज़ वहाँ पे उनको पता थी। अब वो क्या करते थे, जब अपना भोजन करते थे, जब अपना खाना पीना ढूंढते थे, तो वो ज़्यादातर जड़ों, फलों और जंगल के अन्य उत्पाद यानी कोई भी अन्य प्रोडक्ट जो होता है, जो उन्हें इजीली मिल जाए, वो यहीं से संग्रह मतलब इकट्ठा किया करते थे। और वह जानवरों का खेतक भी करते थे। खेतक मीन्स होता है शिकार भी किया करते थे। ठीक है, इसमें मेन स्टेटमेंट वाले टॉपिक पूछे जा सकते हैं। आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी किस तरीके से ग्रामर पूछा जाता है। सबसे दूसरा पॉइंट है उत्तर पश्चिम में। देखिए, आपको सभी को पता है दिशा कौन कौन सी होती है। ये होती है ये नॉर्थ होती है, साउथ होती है, और ये होती है ईस्ट, और ये होती है वेस्ट। तो जिस पोजीशन पे बोल रहे हैं वो कह रहे हैं उत्तर पश्चिमी। अगर इस साइड पे बोलेंगे तो यहाँ पर पड़ेगा ये उत्तर पूर्व, ठीक है, और ये पड़ेगा उत्तर पश्चिम। तो इस जगह पे, जो इस आसपास का जो एरिया था, वहाँ पे सुलेमान और कृथ की पहाड़ी हुआ करती थी। तो इस जगह को मैंने इसलिए एक्सप्लेन कर दिया। इसके बारे में क्या दिए रखा है स्टेटमेंट में, इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान थे जहाँ 8,000 साल पहले पहले पूर्व मतलब होता है पहले, स्त्री और पुरुष ने सबसे पहले, ये हाईलाइट कर लीजिए, अभी इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में जो अभी हुआ था 24 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था, यानी कि सबसे पहले उन्होंने गेहूं और जौ उगाना शुरू किया था। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पालतू पशुओं को भी पालना शुरू किया था। ये लोग क्या करते थे, गांव में रहते थे। जो इस समय की जो पहाड़ियों के आसपास जो लोग रहा करते थे, वो 8,000 साल पहले की बात बता रहे हैं कि उन्होंने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उगाना शुरू किया, और पालतू पशुओं को जैसे भेड़, बकरी, गाय, बैल, ये भी याद रखना है। और ये लोग कहाँ रहते थे, गाँव में रहते थे। अगला हाईलाइट पॉइंट देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, उत्तर पूर्व। अब उत्तर पूर्व किस साइड है, इस साइड पड़ेगा आपको। ये देखो, इस साइड अगर पार्टीशन करोगे तो उत्तर पूर्व इस जगह पे पड़ेगा, जहाँ पर मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ हैं। तो इनके बारे में क्या कहा है, कुछ ऐसे अन्य क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। कृषि का विकास सबसे पहले क्या हुआ, भारत में मध्य विंध्य की पहाड़ियों का, और इन्होंने सबसे पहले क्या करा था, चावल उगाना शुरू किया था। ये वे स्थान था जो उदय के मध्य में स्थित था, विंध्य के मध्य में स्थित था, तो ये याद रख लेना। उसके बाद यहाँ पे सारी चीज़ों के बारे में दे रखा है। विंध्य की पहाड़ियाँ देखो यहाँ पे दिखेगी आपको, ठीक है। नर्मदा नदी मैंने दिखा दी, फिर गारो की पहाड़ियाँ दिखा दी, फिर यहाँ पे एक और पहाड़ियाँ थी जिसमें हमने कहा था बात की गई थी
यहाँ पे है सुलेमान और कथक की पहाड़ियाँ। देखो मैंने उत्तर पश्चिम बताया था, तो ये रही इस तरीके से। तो यहाँ मैप से भी आप इजीली इसको समझ सकते हैं, लेकिन अभी मैप में ये जो मेन है वही हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। अब है सिंधु और सिंधु नहर के आसपास की जो नदियाँ होती थी उसको क्या कहते हैं। आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट बता करके बताना है कि ब्रह्मपुत्र और गंगा के आसपास की नदियों के बारे में बताना है, जो पूछा जाता है, ठीक है, जो मैंने प्रीवियस ईयर की ज्योग्राफी में करवाया था। उसके बाद है ये होमवर्क क्वेश्चन होगा कि आपको बताना है गंगा और ब्रह्मपुत्र के आसपास की जितनी भी नदियाँ होती थी उसमें कौन कौन सी नदियाँ होती थी। अगर आपको आंसर नहीं पता चलेगा तब मैं ज़रूर बताऊंगी नेक्स्ट लास्ट में इसका। स्टार्ट करते हैं। उसके बाद है सहायक नदियाँ वह होती है जो एक बड़ी नदी में मिलकर जाती है। तो इसका जो समय काल है वो याद रखना, 4700 वर्ष पहले इन नदियों के आसपास आरंभिक नगर बस गए थे, फले फूले थे, जिसमें गंगा उसकी सहायक नदी के किनारे समुद्री तटीय इलाकों में 2500 वर्ष पूर्व इनका विकास हो गया था। तो बस इसमें याद रखना मेन कब कब हुआ था। उसके बाद है गंगा और उसकी सहायक नदी जो थी सोन नदी, एक पता चल चुका है आपको। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का एक राज्य था जिसको नाम कहते थे मगध उस समय बहुत ही फेमस राज्य बन चुका था और बहुत ही शक्तिशाली वहाँ के शासक थे जिन्होंने विशाल राज्य स्थापित किया और अन्य देशों में भी ऐसी स्थापना की गई है। ठीक है, यहाँ पे एक थोड़ा सा हाईलाइट पॉइंट है, इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि इसमें से कभी कोई रेयर क्वेश्चन होता है कि पूछ ले, लेकिन यहाँ पे पूछा नहीं जाता, फिर भी पढ़ लेते हैं। ये कह रहे हैं कि आधुनिक दक्षिण एशिया जो होता है वो आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन, मनियार आदि देशों को दर्शाता है। दक्षिण अफ्रीका क्या है, एक छोटा महाद्वीप है, लेकिन इसकी विशालता बाकी एशिया से समुद्री पहाड़ियों और पर्वतों से बटे होने के कारण इसे उप महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे इसमें कुछ है नहीं खास, मैं बता देती हूँ इसमें शॉर्टकट में कि यहाँ पे लिखा है कि जो उस समय के जो उपमहाद्वीप यानी कि दक्षिण एशिया के जो उपमहाद्वीप में रहते थे लोग किस तरीके से गमन करते थे, एक जगह से दूसरे हिस्से में किस चीज़ के लिए जाते थे, पहाड़ों से गुजर के होकर जाते थे, पहाड़ियों से, रेगिस्तान, नदियों से, समुद्र में जोखिम भरे इलाके से, आपको सभी को पता है ये। और किसकी तलाश में जाते थे, वो अपने काम की तलाश में इन प्राकृतिक आपदाओं से भी लड़कर वो अपने स्थान पर पहुँचते थे। और इन्होंने क्या क्या चीज़ें किस किस चीज़ों का इस्तेमाल किया, जैसे व्यापार करने के लिए किया, काफ़िले, एक जहाज से दूसरे जहाज, मूल्यवान वस्तुओं के लिए किया, एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक गांव से दूसरे गांव, धर्मगुरु, धार्मिक चीज़ों के बारे में जानकारी लेने के लिए गए थे ये, यानी कि रोचक कहानियाँ, स्थान, उनके बारे में यात्रा करके विचारों को अवसर दिया था, ये मेन है। उसके बाद है ये यात्रा क्यों किया करते थे, यात्रा इसलिए किया करते थे ताकि लोगों को इससे अधिक सांस्कृतिक परंपरा, हमारी जो धरोहर है, धार्मिक चीज़ें हैं, उनके बारे में जान सके, समुद्र के बारे में जान सके, उससे रास्ते का पता चले। तो ये चीज़ें हमें याद रखने, आगमन में हमारी सांस्कृतिक परंपरा को समृद्ध बनाने के लिए, देखो यहाँ पे हाईलाइट पॉइंट है, के लिए बहुत सारे पत्थरों को तलाशने के लिए, संगीत को रचने के लिए, भोजन बनाने के अलग अलग डिफरेंट तरीकों की तरीके पता करने के लिए किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। देश का नाम भारत कैसे पड़ा, ये हमेशा पूछा जाता है। देश जो है इंडिया जैसे, भारत जैसे नामों को पुकारते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जो संस्कृत में सिंधु नदी की जो है ना, सिंधु नदी कहा जाता है। सिंधु नदी के आसपास के लोग जो होते थे वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। तो उसी में ही ईरान और एटलस के बारे में कि 2500 वर्ष जो थे वो उत्तर पश्चिम की ओर आने वाले ईरानियों और यूरानियों ने, यानी ईरानी लोगों ने इसका नाम सिंधु पड़ा। सिंधु को इन्होंने अलग से और नाम दे दिया, हिंदूस और इंदूस दे दिया। जो नदी के पूर्व में स्थित था, जो नदी के पूर्व में था, यानी कि ईस्ट वाली जगह पे था, नदी के जो आसपास ईस्टर्न जगह थी, वहाँ पे जो इंडिया नाम था भूमि प्रदेश को, उसको भारत कहा जाने लगा, यानी कि इंडिया कहा जाने लगा। सबसे पहले याद रखिए, ईरानी और यूरानी ने सिंधु को संस्कृत भी कहा जाता था, संस्कृत में सिंधु कहा जाता था। इसका भी मैं आपको अर्थ बताऊंगी, ज़्यादा डिटेल में जाने से याद रखिए कि संस्कृत में सिंधु कहा जाता था और ईरान और यूनान के लोग इन्हें सिंधु को हिंदोस और इंदोस कहते थे, और जो नदी के पूर्व में रहता था उसको इंडिया कहा जाने लगा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह ने किया था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक 3500 वर्ष कीर्ति ऋग्वेद में मिलता है, बाद में इसका प्रयोग होने लगा, तो इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद है ये ताड़पत्र के बारे में बताया गया। ताड़पत्र से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार। ताड़पत्र क्या है, उसकी जानकारी होनी चाहिए। अतीत की जानकारी हम कई प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना, ये पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी, इसलिए से पांडुलिपि कहा जाता है। पांडुलिपि अंग्रेजी में मैन्यूस्क्रिप्ट लैटिन शब्द मेनू से निकला है, जिसका अर्थ है पांडुलिपि या ताड़पत्र। हिमालय में उगने वाले भूद्र नामक पेड़ की छाल से विशेष प्रकार से भोजपत्र में लिखी मिलती थी। भूज छाल मतलब ये पेड़ है, जिस तरीके से आपको पेड़ को पता ही है, पेड़ की ये शेप होती है, ये जो खाल होती है, इससे उतारकर इसमें लिखी जाती थी सारी जानकारी जो हमें अभी मिलती है। कई बार कुछ जो बच गए हैं तो उसी के
अकॉर्डिंग हमें सारे ग्रंथों के बारे में, इनके बारे में लिखी जाती थी और ये ज़्यादातर संस्कृत भाषा में होती थी। उसके बाद कह रहे हैं ये है पांडुलिपि लगभग कितने साल पुरानी थी, 1000 वर्ष पहले की थी। ठीक है, याद रखना ये किताब बनाने के लिए भी काम आती थी। पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भूर्ज पेड़ की छाल से बनी हुई ऐसी ही पांडुलिपि तुम देख सकते हो, ये रही पांडुलिपि। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बारे में क्या गया है। कुछ पांडुलिपि को तो खा लिया है, मतलब कीड़ों ने खा लिया है, तो कुछ भी आज भी कहाँ मिलती है, मंदिरों विहारों में प्राप्त होती है। इसमें क्या क्या जानकारी होती है, इसमें व्यवहारों के बारे में, राजा के जीवन, औषधि विज्ञान आदि सभी की चर्चाएं मिलती है। और ये किस भाषा में होती है, इसके अतिरिक्त हमें महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी मिलते हैं। इसमें संस्कृत में लिखे जाते थे और बाद में जबकि अन्य लोग इसे किस तरीके से बोलते थे, प्राकृत और तमिल भाषा में। सबसे ज़्यादा आम लोग इसे प्राकृत भाषा में लिखते थे जो पहले चलती थी। उसके बाद है अभिलेख। क्या होते हैं, अभिलेख होते हैं जो पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते हैं, पत्थरों को मार के हथौड़ी से उन पर लिखी जाती है भाषा, तो यही इसी को कहते हैं अभिलेख। अभिलेख का अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर जैसी अपेक्षाकृत धातु को संकीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अन्य लोगों के आदर्शों की उत्कीर्ण करवाते हैं। इसमें क्या क्या जानकारी होती है, इसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसका पालन कर सकते हैं। इस अभिलेखों में राजा रानियों के और अन्य अपने उनके जो भी कार्य होते थे, उनकी लड़ाइयाँ होती थी, उनकी जो विजय का रोका जोखा, इन सब में लिखा जाता था। तो यहाँ पे एक याद रखना, अशोक का एक हमें अभिलेख मिला है। अशोक का अभिलेख होता है 1250 ईस्वी पहले मिला था और यह श्लोक शासक के द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था। इसमें कौन सी भाषा का उपयोग किया गया था, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो किसी भी लिपि का उपयोग करते समय लिपि के अक्षरों को अथवा संकेतों को बोलते या पढ़ते समय एक ही भाषा का उपयोग किया जाता है और उस समय भाषा यूनानी और अरामिक 2 लिपियों का भाषाओं में प्रयोग किया जाता था। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट पॉइंट है इसमें है कि इसके अतिरिक्त अन्य चीज़ें हमें अतीत में बनी हुई है। जो अतीत में बनी हुई होगी उसको उनका जो अध्ययन करते हैं उसको पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविद पत्थर और ईंटों से बनी अवशेषों, चित्रों, मूर्तियों का अध्ययन करते हैं और ये सारी चीज़ें ये अध्ययन करके ही हमें जानकारियाँ देते हैं। तभी तो हमें पता चलता है कि पहले के समय में क्या क्या चीज़ें हमें थी। औजार, और अभी भी हो रहा है, औजार, हथियार, भूषण, बर्तन, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा हमारे देखो ये इस तरीके के मटके, ये सिक्के मिलते थे उस समय। सिक्के की प्राप्ति, छानबीन, खुदाई भी करते थे। इसमें से कुछ पत्थर, पक्की मिट्टी, कुछ धातु से बनी हुई हो सकती तथा कठोर और जल्दी नष्ट ना होती वाली थी। उसके बाद पुरातत्वविद ने क्या क्या और जानकारी इकट्ठी करी है, जानवरों, चिड़िया और मछलियों की हड्डियाँ भी ढूंढी है। इसके अलावा लोग क्या खाते थे, यहाँ पे कहते हैं कि वनस्पति के अवशेष भी मिले हैं जहाँ पे खाना पीना चीज़ें होती थी और ये मुश्किल से ही बच पाते हैं क्योंकि कुछ तो अने जले हुए हैं और कुछ लकड़ी से टुकड़े जले हुए मिले हैं, जिससे पता चलता था कि वो किस तरीके से अपना भोजन पकाकर खाना खाते थे। हमने तीनों के बारे में पढ़ा कि पांडुलिपि, अभिलेख और पुरातत्व की जानकारी रखने वाले को इतिहासकार कहते हैं। इतिहासकार स्रोत शब्द का उपयोग है। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। हाईलाइट यार पॉइंट है। और इन्हीं की सहायता से हमें पुनः अतीत के निर्माण हो जाता है और यही हमें जासूसों की तरह काम करता है कि एक सुरंग में कोई चीज़ को ढूंढना। ठीक है, ये एग्जाम्पल बताया है। उसके बाद लिखा है अतीत का क्या वचन किस तरीके से प्रयोग होता था। अतीत का जो शब्द का प्रयोग जो होता था बहुवचन के रूप में किया जाता था। ऐसा क्यों किया जाता था इसके बारे में देखिए, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग समूह के लोग रहते थे, अलग अलग चीज़ें रहते थे। उदाहरण के लिए पशुपालक का जीवन कृषि और राजा रानियों के जीवन से बहुत ही अलग था। व्यापारियों का जीवन शिल्पकारियों से बहुत भिन्न था। ये आप सभी को पता है कि वहाँ की जो रीति रिवाज, खाना पीना है, सब अलग होता था। लोगों का अलग अलग व्यवहार था, तो अलग अलग रीति रिवाज होते थे, उनका पालन करते थे। एक उदाहरण दे दिया, इसको याद रखना है। अंडमान निकोबार के द्वीप के समूह जो लोग रहते थे वो भोजन, मछली पकड़कर, शिकार कर, फल फूल संग्रह करके किया जाता है। इसके विपरीत जो आम लोग थे वो खाद्य पूर्ति और अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते थे। इससे पता चलता है कि अतीत में कितना भेद विद्यमान है। इसके अलावा भी हाल है कि उस समय के जो राजा महाराजा होते थे, शासक होते थे, वो क्या करते थे, अपनी विजयों का लेखा जोखा करते थे और उन शासक द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों को भी जानते थे। जैसे जब शिकारी होते थे, मछुआरे, संघाक, इन सब के बारे में इतनी जानकारी लेखा जोखा नहीं रखते थे क्योंकि उस समय इनके बारे में कोई लिखता ही नहीं था। पुरातत्वविद की सहायता से हमें जीवन को जानने के मतलब, हालांकि ये बहुत कुछ जानना अभी अवशेष है। या तिथि के बारे में याद रखना है। इसमें ईसा मसीह के जन्म से लिखा है 2000 से स्टार्ट होती है। यहाँ से देखिए 2000 वर्ष ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय माना जाता है। ईसा मसीह के पूर्व के समय को ईसा पूर्व कहते हैं, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले ईसा पूर्व कहेंगे। ईसा मसीह के जन्म के बाद ईसा
कहेंगे। अब इसके बारे में एक शॉर्टकट है वो समझ लेते हैं, जो कि इसमें मेन है। अंग्रेजी भाषा में इसे हम कहते हैं बीसी। बीसी मतलब होता है ईसा पूर्व, यानी बिफोर क्राइस्ट। ये है कभी कभी इन तिथियों को एडी की जगह हम एनो डोमिनी या दो लैटिन भाषा का शब्द होता है, जो ईसा मसीह के जन्म के वर्ष है, जन्म से स्टार्ट है, जिन दिन उनका जन्म हुआ था उनके जन्म के बाद से ही ये तारीख गिनी जाती है। इसमें चेंजेस बताया है, एडी को सीई और बीसी को बीसीई का उपयोग करता है। सीई का मतलब होता है कॉमन एरर और बीसीई का मतलब बिफोर कॉमन एरर। तो इसको ध्यान में रखना है। यहाँ पे लिखा है कि क्योंकि अधिकांश विश्व देशों में कैलेंडर का उपयोग समान हो गया है, भारत में तिथियों का उपयोग लगने के लगभग 200 पूर्व आरंभ हुआ था, 200 पहले होता है। जिसमें बीपी का मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट, यानी वर्तमान से पहले। तो हमें कोई भी हाईलाइट पॉइंट नहीं छोड़ना, जो भी हमारे जिस चैप्टर में से उसको बिल्कुल अच्छी तरह पढ़ना है। तो यहाँ पे अभिलेख कठोर तरह से उत्कीर्ण करवाए जाते थे। कई सौ लाख पहले अभिलेखों में लिपि और भाषा का उपयोग करता है। साथ ही साथ लिपियों में बदलाव भी हुआ। ये लिपि में जो बदलाव हुआ अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की प्रक्रिया से लगाया जा सकता है। उस समय के जो अफ्रीकी थे, मिस्र की भाषा उत्तरी अफ्रीका में देश मिस्र मिलती है, जिसमें 5000 साल पहले राजा रानी रहते थे, और वो इस तरीके की लैंग्वेज को यूज़ करते थे। कई चित्र बनाते थे, उसको नाम दे देते थे। कोई पिक्चर बना रहे हैं तो ये इसको एम दे दिया, इसको आई दे दिया, इसको आई दे दिया। तो ये उनकी अपनी खुद की भाषा होती थी, जिसको वो अपने आप उनको ही समझ में आता था। तो यही चीज़ है। फिर यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे दिए, पढ़ लेते हैं। मिस्र के उत्तर तट पे रोसेटा नामक कब्जा था, जहाँ के एक उत्कीर्ण पत्थर मिला है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। और ये दोनों ही मिस्र और यूनानी भाषा में, जिसको यूनानी भाषा भी पढ़ सकते हैं, जिनको इनको जानते हैं। इसको क्या कहते थे, एक छोटे से फ्रेम को राजा कारतूस कहा जाता था। पूछ सकते हैं ये। ठीक है, इतना ही याद रखना। ये चैप्टर में इतना ही है। अभी नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ये चैप्टर भी पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे देखते हैं इसमें चैप्टर में क्या है। इसमें चैप्टर में लिखा है कि अखेटक संग्राहक होते कौन हैं, जो शिकारी खाद्य संग्रह करके इकट्ठा करते हैं। जैसे इस प्रकार के शिकार करते हैं, जैसे मछलियों का, चिड़ियाओं का। और क्या संग्रह करते थे, फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा करते थे। अखेटक संग्रह के लोग एक जगह से दूसरी जगह कई कारणों से रहते थे। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पहला कारण था कि वे एक जगह से दूसरी जगह रहने का कारण यही था कि बहुत दिनों तक उन्हें एक ही जगह पर फल फूल और जानवर खत्म हो जाते थे, तो उन्हें क्या करता था, एक जगह से दूसरी जगह जाना है। दूसरा कारण क्या था, ये इंपॉर्टेंट है। जानवर शिकार करने के लिए हिरन या मवेशी जैसे चारों ढूंढने जाते थे। चारा ढूंढने के लिए अगर एक जगह चारा खत्म हो गया तो दूसरी जगह शिकार करने के लिए उनके पीछे पीछे जाया करते थे। ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण इन्होंने दिया कि पेड़ पौधों में उगने वाले फल फूल और जो मौसम संबंधी मौसम के अनुसार होता था, मौसम की तलाश में वो इधर उधर घूमते थे। ये तीसरा कारण है। चौथा कारण क्या था, चौथा कारण था कि पानी के बिना ना तो प्राणी रह सकता है, ना पेड़ पौधे जीवित रह सकते हैं। तो हमें कहाँ से चाहिए, जहाँ आसपास झील होगी, झरने होंगे, नदियाँ होगी, वहाँ से हमें आसानी से पानी, कभी कभी इन नदियों के आसपास भी पानी सूख जाता था, इसलिए वो इन बारिशों के क्या कि बारिश हो जाती थी तो झीलों नदियों में आसानी से पानी मिल जाता है। इसी की तलाश में वहाँ के लोग बसे हुए सूखे पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। तो ये ध्यान रखना है। अगला है कि जो हमें आरंभिक जो मानव होता है उसको जानकारी कैसे मिलती है, तो इसको ध्यान में रखना है। इसमें मेन अखेटक संग्रह किया करते थे सारी इन चीज़ों का निर्माण। और यहाँ पे क्या क्या करते थे, पत्थर, लकड़ियाँ और हड्डियों के औजार बनाते थे। ये हाईलाइट पॉइंट है। अखेटक संग्रह क्या करते थे, पत्थर और लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाते थे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है स्टेटमेंट में कि अखेटक संग्रह किस प्रकार के औजारों का उपयोग करते थे। तो यहाँ ऑप्शन में दे देंगे और आपको बताना कौन सा सही है। ये चूज़ करके बताना है, 1 2 3 सही है या 3 4 5 सही है, ऐसे तरीके से दे देते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में औजारों का उपयोग कैसे किस किस चीज़ों के लिए करते थे, ये याद रखना है। फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने और पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए क्या करते थे। ये किस किस से बनी हुई होती थी, ये भी याद रखना है। हड्डियाँ और लकड़ियों के मुट्ठे बनाए जाते थे। मैं दिखा देती हूँ। मुट्ठे से भाल और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। औजारों के लिए लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ी और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। ये इस तरीके से एग्जाम्पल दे रखा है कि इस तरीके औजार से पेड़ की छाल उतारी जा रही है और पेड़ की छाल से ये जो पत्थर ये औजार है इसका उपयोग किया जाता था और इसी से ही वो सलाई किया करते थे। देखिए यहाँ पे पत्थरों के औजारों का उपयोग किया गया है। खोदने के लिए, जड़ों के लिए, एक जगह है जानवरों की छाल से वस्त्र सिलने के लिए काम किया जाता है। ये दोनों ही काम किया जाता है। अब रहने वाले लोग कैसे थे, इसको ध्यान में रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पुरास्थल क्या होते हैं, पुरास्थल कौन से होते हैं, जगह का नाम याद रखना है। पुरास्थल, महापुराण और एक और होता है मध्य स्थल। तो ये तीनों याद रखने हैं। लाल त्रिकोण वाले स्थान पर पूरा स्थल है जहाँ पे अखेटक संग्रह होने के परिणाम मिले हैं। अखेटक संग्रह होते थे। ये मानचित्र में देखते हैं। यहाँ पे मानचित्र में मैं बता देती हूँ। पूरा प्रशासनिक पूरा स्थल जो कौन से होते हैं, जो रेड कलर के हैं, और न प्रशासनिक पूरा स्थल कौन से हैं, और महाप्रशासनिक पूरा स्थल कौन से, आरंभिक गांव और आरंभिक नगर। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता सकती हूँ। आरंभिक नगर यहाँ पे जो भी येलो जैसे इनाम गाँव आरंभिक नगर है। ठीक है, उसके अलावा आपके एक और है इनाम गाँव के अलावा जो एक त्रिकोण में बने हुए हैं।
जो आपको दिखाई देंगे। मैं इसलिए छोटा कर रही हूँ। इनाम गाँव जो थे आरंभिक गाँव में थे, एक इनाम गाँव था, ये मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे जो भी एरो नहीं है, ठीक है। उसके बाद है आरंभिक नगर कौन कौन से थे जिसमें स्टार बना हुआ है। आरंभिक नगर उस समय मुंबई था, उसके बाद था कोलकाता, और एक और यहाँ पे दे रखा होगा तो मैंने यहाँ नहीं है, ठीक है। 3 है। उसके बाद है महाप्रशासनिक युग। महाप्रशासनिक युग में ग्रीन कलर का दे रखा है आदि चन्नौर, यह महाप्रशासनिक पता होना चाहिए, ब्रह्मगिरी, ठीक है। उसके अलावा हमारे 2 ही अभी हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। उसके बाद हमारे हैं नवप्रशासनिक। नवप्रशासनिक उस समय के बहुत सारे थे, जैसे कोल्डी हवा, महागढ़ा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये चिरांद, ठीक है, दाऊहजली, बुजरहों, मेहरगढ़, ये सारे उस समय के नव प्रशासनिक युग के नाते थे। हलूर, ठीक है, पय्यमपल्ली, ये सारे हमारे वो थे, ठीक है। इसके आसपास फिर होता है पूरा प्रशासनिक। पूरा प्रशासनिक में हमारे थे हुसगी, कुल्लू की गुफाएं, ठीक है। उसके बाद हमारा ये कौन सा आ गया, ये 2 ही दिख रहे हैं अभी फ़िलहाल के लिए, अभी और भी इसमें थे। हाँ, ये भीमपेटिका, ये तीनों ही इसके आसपास की जो नदियाँ थी। ये जो नदी है इस तरीके से नर्मदा नदी बह रही है, ये दिखा रहे हैं। उसके बाद तापी नदी किस तरीके से है, तो ये पिक्चर में आपको ध्यान में रखना है, मैप में जल्दी याद हो जाता है। अगला क्या क्या है, चूँकि पत्थर से उपकरण बनाए जाते तो ऐसी जगह को ढूंढना अच्छे पत्थर मिलने के लिए। यहाँ पे याद रखना, ये पूछा गया है शैल चित्र होते क्या है। शैल चित्र वे होते हैं जो गुफाओं में लोग रहते थे, तो वहाँ पे दीवारों पर चित्रकारी करते थे। उस तरीके की चित्रकारी क्या होती थी, जो दो जगह थी जहाँ पे थी मध्य प्रदेश यानी एमपी में, और एक है दक्षिण माने नीचे की तरफ दक्षिण उत्तर प्रदेश, यानी डी लिख लो, DUP, दक्षिण उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ये शॉर्टकट है जो मैं अपने टाइम पे याद करती थी। गुफाओं में मिले हुए चित्र है, ये जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से और सजीव तरीके से बनाया जाता था। ये देखो जंगली जानवर, ये आदमी है और एक हिरन शिकार कर रहा है, इस तरीके से। और समय की जो गुफाएं थी इस तरीके से बनाई जाती थी, ठीक है। उसके बाद है पुरास्थल का याद रखना। पुरास्थल क्या होता है, पुरास्थल वह स्थान होता है जहाँ पे हमें औजार मिले थे, बर्तन मिले थे और इमारतें जैसी अवशेष मिले थे। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने आम काम के लिए किया होगा, बाद में इसे छोड़ गए, इसलिए ज़मीन के अंदर बाहर, ऊपर, नीचे, समुद्र के आसपास के तल में पाए जाते हैं। आग की खोज सबसे पहले किस जगह पे पाई जाती थी, कुल्लू की गुफाओं में पाई जाती थी। ये रहा कुल्लू की गुफाएं। यहाँ पे आसपास में सबसे पहले आग जलाना लोग सीख गए थे, और इस क्षेत्र को कहते हैं पूरा प्रशासनिक क्षेत्र, पुरास्थल। ये भी इस तरीके से आप याद रखोगे तो याद हो। यहाँ सबसे पहले आग के अवशेष मिले हैं, इसका मतलब है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कारणों के लिए किया जाता होगा, जैसे प्रकाश के लिए, मांस को भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए, ठीक है। ये स्टेटमेंट है, ये चीज़ याद रखना। नाम और तिथि किस प्रकार से हमारे नाम पड़े हैं। सबसे पहला मैं यहाँ पे पत्थर का पता ही है, पूरा मतलब पुराना, प्रशांत मतलब होता है पुराना या प्राचीन पत्थर भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इनका महत्व क्या था, पुराना 12,000 साल पहले इनका दौरान था। इसमें 3 भागों में आरंभिक, मध्य और उत्तर प्रशांत, इसमें 3 था। उसके बाद हमें इसे पढ़ना है, जिस काल में पर्यावरण में बदलाव हुआ वो मेसोलिथ कहते थे, मध्य प्रशांत युग कहते हैं। इसका 12,000 साल से लेकर 10,000 साल माना जाता है। इस प्रकार के औजार यहाँ पे छोटे औजार बनाते थे, क्योंकि पत्थरों के छोटे औजार थे। एक होता मैक्रोलिथ, मैक्रोलिथ का नधु प्रशांत, नधु मतलब छोटे औजारों में हड्डियों और लकड़ियों के मुट्ठे और हंसिया और औजारों मिलते थे। यह औजार भी दौरान ही बनाए जाते थे, कभी पूरा प्रशासनिक युग के दौरान। उसके बाद आने वाली जो शुरुआत थी नव प्रशासनिक युग था, 10,000 साल पहले था। ये भी याद रखना है टाइम, ठीक है। जो टाइम याद रखना, बदलती हुई चीज़ें आपको पता ही है। 12,000 साल पहले क्या क्या बदलाव हुए उसके बारे में बताया कि लोगों ने क्या क्या मैदानों में हिरन, बारहसिंगा जैसे जानवरों को जिंदा रहकर पालने लग गए थे। इनकी संख्या बढ़ गई थी, तो इसलिए लोग जानवरों का शिकार ज़्यादा करते थे, उनके पीछे भागते थे, खाने पीछे की चीज़ों के लिए जाते थे। लोग इन जानवरों को पकड़ लेते थे, और इनके सोचने पर इस काल में मछली पकड़ना भी बहुत महत्वपूर्ण स्रोत बन गया था। खेती पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई थी इसके बारे में बताया गया। इसी दौरान उपमहाद्वीप या दक्षिण एशिया के आसपास के जो इलाके थे वो गेहूँ, जौ और धान जैसी फसलों का उजाना हो गया था। महिलाएं पुरुष और मनोरंजन करने के लिए आपस में काम बांट लिया कि आपको ये वाला काम करना है, आपको ये वाला काम करना है, ठीक है। उसके बाद है लोग क्या करते थे, खुद को पैदा करने के लिए सीख लिया। धीरे धीरे ये कृषक बन गए। जब कृषि का काम, उसी प्रकार से लोग अलग अलग चीज़ें करते थे। जानवरों को आकर्षित करने के लिए पालतू जानवरों को पाने, जंगली जानवर में पालतू सबसे पहले कुत्ता था। ये स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। धीरे धीरे भेड़ पाने लगे, बकरी और आदि जानवरों का आने वाले उत्साहित करने लगे। झुंड में रहते थे, ज़्यादातर घास खाते थे, अक्सर जंगली जानवरों का आक्रमण करने के लिए सुरक्षित किया करते थे। ये इसे पशुपालक बन गए। किस तरीके से 2 चीज़ें बने, कृषक और पशुपालक। बसने की प्रक्रिया याद रखना, बसने की प्रक्रिया उनको कहते हैं जो लोग पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करते हैं, उसको नाम दे दिया है। यही लोग पौधे और जानवर असली पौधों के जानवरों से भिन्न होते हैं। इस वजह से बसने की प्रक्रिया
दिशा में अपनाए गए पौधों और जानवरों का चयन करना ईजी होता है। उदाहरण के लिए इन्होंने बोला कि आम तौर पर कुछ पौधे जानवर चयन करते समय हमें बीमारी होने की संभावना कम होती है, क्योंकि हमें नॉलेज होती है कि कौन सा पौधा हमारे लिए सही है और कौन से जानवर का खाना। बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते थे, साथ ही ये मजबूत डंठल वाले अनाज के दानों पके होने के भार को संभाल सकते थे। ऐसे पौधों का बीजों को संभाल कर रखा जाता था, फिर भी उन्हें उगाने के लिए सुरक्षित रखा जाता था। इस तरीके की जात जो कुछ बात की होते थे कि जानवरों के दांत जो होते थे हिंसक करने के लिए, जो छोटे दांत से होते हैं अहिंसक होते थे, और उनकी जानवर को पाले गए और कृषि को अपनाए गए पौधे जंगली जानवर और पौधों से धीरे धीरे भिन्न होने लगे। आमतौर पर जंगली जानवर की तुलना में पालतू जानवर के दांत और सींग छोटे होते थे। तो इसी तरीके से वो अपने शिकार को शिकारी करते थे, ताकि उन्हें पता ही होता था। 12,000 साल पहले ये प्रक्रिया शुरू हुई थी। आज बचने की प्रक्रिया कृषि अपनाई गई है। प्राचीन में गेहूँ और जौ जैसी फसलों को और पालतू जानवर भेड़, बकरी और कुत्ते को पाला जाता है। एक नवीन शैली अपनाई गई थी। नवीन शैली क्या अपनाई गई थी कि उस समय क्या होता था, जो भी हमारे पास भंडार होता था खाने पीने का, वो हम एक लंबे समय तक उसको सुरक्षित रखने के लिए अनाज का प्रयोग करता था। तो यहाँ पे इसी के बारे में बताया गया है। यहाँ पे लिखा है, इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे, देखभाल के लिए एक जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। बीज बोकर लेकर फसलों के पकने और पौधों की सिंचाई और खरपतवार हटाने और जानवरों और चिड़िया से सुरक्षित रखने के काफ़ी काम शामिल थे। कटाई के बाद भी अनाज का प्रयोग संभाल कर रखना बहुत ही जरूरी था। अनाज को भोजन और बीज दोनों प्रकार से बचा कर रखना चाहिए था। लोगों को इनके भंडारण की सोचनी पड़ती थी, और बहुत से तरीके से थे। बीज के रूप में, खाद्य के रूप में, उपहार के रूप में, भंडारण के लिए। फिर इसमें मिट्टी ये बड़े बड़े बर्तन बनाए जाते थे, टोकरियाँ बुनी जाती थी, ज़मीन में खोदा जाता था। अब उसके बाद है जानवर किस तरीके से शिकार क्या करते थे। बच्चे क्या करते थे, जानवर अच्छी संख्या में बढ़ते, ज़्यादातर देखभाल करते थे। छोटी संख्या में दूध प्राप्त होता था, इसलिए अच्छा स्रोत बन गया था। उस समय के जो मांस भी मिलता था, दूसरे शब्द में कहते हैं पशुपालन भोजन में भंडारण का एक तरीका भी बन गया था। आओ कृषि और पशुपालक के बारे में जानें। देखिए, इसमें मेन चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है, हमें हाईलाइट पॉइंट ही पढ़ने हैं। कृषि और पशुपालक बस्तियाँ थी, वो क्या करते थे, खुदाई में पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते थे। ये रोचक जले हुए अनाजों के अवशेष भी मिले हैं। ये गलती या फिर जानबूझ के की गई हो गया। वैज्ञानिक जानते हैं कि इससे पता चलता है कि उपमहाद्वीप के भागों में फसलें उगाई जाती थी, और वैज्ञानिक जानवरों की हड्डियों को पहचान सकते हैं। स्थाई है, ये पढ़ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बुज्र होम के बारे में बताया गया है। वर्तमान में इसे कश्मीर कहा जाता है। झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं बुज्र होम में। लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, इसे गर्तवास कहा जाता है। उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, और ठंड के मौसम में ये सुरक्षित होती थी। झोपड़ी के अंदर और बाहर दोनों जगह आग जलाने के अवशेष मिले हैं। मौसम के अनुसार अंदर और बाहर खाना पकाते होंगे तभी। उसके बाद क्या कह रहे हैं, ये गर्तवास का चित्र भी दिखाएंगे। सारी चीज़ें जो है, इस जगहों पर पत्थर के औजार भी मिले हैं। ऐसे औजार जो पुनः प्रशासनिक उपकरण से भिन्न होते हैं, इसलिए इसे नवप्रशासन युग कहा माना जाता है। ये औजार बहुत धारदार होते हैं, और इनकी पैनी होती है, पॉलिश चढ़ाई जाती है। ओखली या मुसलन अनाज और वनस्पतियों की आदि चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता है। हजारों साल पहले मोखली और उपयोग पीसने के लिए उपयोग हो जाता है। जो हम आज इस तरीके से पत्थर का यूज हो जाए, जो हम प्रयोग करते हैं, इससे पीस कर हम अनाज पीसते थे। या फिर इसकी तरह इस शेप में होता है, जिसमें आपको पता है डंडे से हमें चीज़ों को ठोककर, मतलब चीज़ों को मारकर चीज़ों को हमें क्या करते थे, पीसते थे। तो इसी प्रकार उसी तरीके प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण हुआ है। लगातार औजार हड्डियों से भी बनाने लग गए थे। कैसे, नवप्रशासन युग में, जिसमें ये इस तरीके से नवप्रशासनिक पत्थर नुकीले होते हैं, और इनको पीसने में आसानी होती है। उसके बाद उस समय क्या था कि मिट्टी के बर्तन भी बनने लग गए थे। मिट्टी के बर्तनों में क्या करते थे, एक धीरे धीरे बर्तनों का उपयोग खाना बनाने के लिए थे, जिसमें गेहूँ, चावल, दलहन जैसे अनाज को महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। साथ ही साथ लोग कपड़े भी बुनने लगे थे, और इसमें कपास जैसे पौधों का प्रयोग करने लगे थे। याद रखना इसे। उसके बाद है कई तरीके से स्त्री पुरुष अपने पौधा संग्रह कर लिए अलग अलग चीज़ों का निर्माण करते थे, और यह मौसम के अनुसार बनते थे। मेहरगढ़ में मृत्यु जीवन, ये इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लेना। मेहरगढ़ ईरान के पास सबसे पहले रास्ते में बोरे दरारे के पास हरा भरा समतल है। मेहरगढ़ वह स्थान है जहाँ पे स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं और जौ और बकरी पालना शुरू किया था। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डी मिलती है, जैसे हिरन और आदि जानवर, पेड़, बकरियाँ, हड्डियाँ मिलती है। मेहरगढ़ के अलावा जो चकोरवार घर होते थे, जिसमें 4 हिस्से होते थे, आयताकार, और अवशेष भी मिले जो 4 और उससे ज़्यादा कमरे संबंधित होते थे। मृत्यु के बाद, यहाँ पे मृत्यु का नहीं लिखा, मृत्यु के बाद मृत्यु इस तरीके से लिखी जाती है, तो ये मिसिंग है, तो ये देख लेना। मृत्यु के बाद भी उसके मृतक भी संगे संपत्ति अपने सम्मान जताने के लिए लोगों की आस्था, और मृत्यु के बाद भी जीवन होता था, इसलिए कब्रों में मृतक और उनके साथ सम्मान रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी चीज़ें मिली हैं, ऐसी कब्रें मिली हैं जहाँ कब्र में मृतक मतलब जो जिनकी डेथ हो चुकी है, उनके साथ एक बकरी को दफनाया जाता था, संवेदा परलोक में खाने के लिए दिया जाता था। यहाँ उस समय की यह धारणा थी।
फ्रांस में गुफा मिली है जहाँ पे एक चित्रकारी मिली है। चित्रकारी का गुफा में क्या है, 1000 से लेकर साल पुरानी है। स्कूली छात्रों ने की थी। 2000 से पहले 10,000 के बीच की बात है, जिसमें हमें अलग अलग तरह के जानवरों के चित्र मिले हैं और चमकीले और रंग में थे। इसमें कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है ये याद रखना है। इनमें रंगों में लोहा, अश्क और चारकोल जैसी खनिज पदार्थों का उपयोग करते थे और चित्रों के उत्साह के लिए अवसर में बनाए थे। इन्हें शिकारियों शिकार करने से पहले अनुष्ठान के लिए भी प्रयोग किया जाता था। ठीक है। नव प्रशासनिक पुनर्स्थल में क्या है, एटलस में बताओ कि जो उस समय नव प्रशासनिक युग था उसमें पुरातत्व में एक चताल हुई तुर्की में है। दूर दराज इलाकों में कई चीज़ें लाया करते थे, उसका उपयोग करते थे। सीरिया में लाया गया चमकदार पत्थर याद रखना है। लाल सागर से कोड़िया लाए थे, मध्य सागर में सीपिया लाए थे, ये चीज़ें याद रखनी है। ये सीसो स्टार बनाए। इस चैप्टर में इतना ही था। आगे नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है टॉपिक, इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद है आरंभिक नगर। आरंभिक नगर के बारे में होता है कि हड़प्पा सभ्यता की विकास कैसे हुआ। 150 साल पहले हड़प्पा सभ्यता की जो लाइन थी वो पंजाब में रहने वाली लाइन से बिछाई जाती थी। उस समय इंजीनियर अचानक हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व मिला और जिसे आधुनिक पाकिस्तान है। ठीक है। इसके बाद ये ऐसा खंडहर था जहाँ ईंटें मिली हैं और ये सोच के खंडहर के हजारों ईंटें उखाड़ ले गए उन समय रेलवे रेसाई बिछाई। तो इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है ये वाली पॉइंट। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके बाद शहरों में नगर की खोज हुई और नगर खोज करने के लिए की शुरुआत जो हुई थी 4700 वर्ष पहले हुई थी। तो इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है नगरों की क्या क्या विशेषताएं थी, इसको ध्यान में रखना है। इस समय की यहाँ पे थोड़ा बहुत ये हाईलाइट पॉइंट देख लेना कि ये नगर जो आधुनिक पाकिस्तान, पंजाब, सिंध प्रांत और भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा प्रांत में मिले हैं। इन स्थलों में आधुनिक मिट्टी जैसे लाल मिट्टी जिस प्रकार काले रंग के चित्रित होते थे। इसमें क्या क्या बनाए जाते थे, पत्थर से मनके बनाए जाते थे, बाट बनाए जाते थे, तांबे और पत्थर के लंबे ब्लेड बनाए जाते थे। ये चैप्टर मुझे इतना रटा हुआ है ना कि मैं इसलिए मुझे बिना पढ़े ही काफ़ी चीज़ें ऐसी माइंड में आ जाती है। कई बार नगर होते थे, दो तरह के नगर होते थे। एक होता था सबसे पहले होता था निचला नगर, पश्चिम भाग में छोटा ऊंचा। देखिए पश्चिम भाग, इस साइड जो नगर होता था, इस साइड के नगर के बारे में बात हो रही है। ये पश्चिम भाग था, ये पूर्वी हिस्सा था। तो जो पूर्वी हिस्सा था वो उसमें क्या पश्चिम में होता वो उसका वो छोटा था, क्या था, भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई में वो उससे लंबा था। जो पूर्वी हिस्सा था वो बड़ा था, भाग बड़ा था लेकिन निचले हिस्से में था, नीचे की तरफ था। ठीक है। ये ऊंचाई में था तो ऊपर की तरफ। इस तरीके से ऊपर की तरफ एरो बनाओ और ये नीचे है तो नीचे की तरफ एरो, इस तरीके से याद हो जाएगा। निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग में पुरातत्व को नगर दुर्ग कहते थे। जो ऊंचा था, ऊंचा मतलब इसको कहते थे नगर दुर्ग, ये वाला था नगर दुर्ग। ठीक है। इस तरीके से। और इसे निचले हिस्से में दोनों ही निचला नगर कहते थे, इसको कहते थे निचला नगर। ठीक है। इस तरीके से समझोगे तभी समझ आएगा। इसमें क्या था, दोनों हिस्सों की चार दीवारी पकी हुई ईंटों से बनी हुई थी। इस ईंटें अच्छी पकी हुई थी। हजारों साल पहले ये दीवारें आज तक भी खड़ी हुई है। दीवारों को बनाने के लिए ईंटें चिनाई इस तरीके से करते थे कि दीवार बहुत ही खूबसूरत दिखे। अब नगर दुर्ग की बात कर रहे हैं कि उनका इलाका कैसा था। पहले निचले हिस्से की बात करी, अब नगर दुर्ग की। कुछ नगर ऐसे थे जो खास तरीके से नगर दुर्ग कुछ है। मिसाल तौर पर मोहनजोदड़ो में तालाब मिला था, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, जिसे पुरातत्वविदों ने इस महान स्नानगढ़ कहा था। इस तालाब को बनाने के लिए ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। ये रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत लगाई जाती थी और दोनों तरफ सरोवर से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई जाती थी ताकि चारों तरफ कमरे बनाए जाए और पानी भरने के लिए कुआं बनाया गया, जैसे कुएं से पानी निकाला जाता था उसके बाद खाली कर दिया जाता था। जब स्नान हो जाता था, ये प्रक्रिया बाद की थी और ये विशेष अवसरों पर स्नान किया जाता था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लीजिए कि कालीबंगा और लोथन में कहाँ मिले हैं, अग्नि कुंड मिले हैं। यज्ञ करने के वहाँ कार्य हुए होंगे तभी तो मिले हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथन में बड़े बड़े भंडार गृह जहाँ पे गेहूं को रखा जाता था, जो मैंने आगे चैप्टर में पढ़ाया था। उसके बाद यहाँ पे देखो इस तरीके से यहाँ पे उतरने और जाने की सीढ़ियाँ हैं। महास्नानगढ़ के बारे में आपको यहाँ पे दिखाई भी गया है पिक्चर में, तो पिक्चर में याद रखोगे। उसके बाद भवन और नगर और सड़कें कैसी थी उस समय हड़प्पा सभ्यता में जो रहने वाले लोग थे। आमतौर पर लोगों की जो मंजिलें होती थी 1 या 2 मंजिलें होती थी। घर के आंगन के चारों ओर कमरे होते थे। हर एक कमरे में स्नान घर होता था। घरों में कुएं भी होते थे। ये नगर ढके हुए नाले से होते, इसकी सावधानी से सीधी लाइन बनाई जाती थी। हल्की ढलाल होती ताकि पानी आसानी से बहा सके। घरों के और सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। बाद में नलों को मिलाकर चांदियों से ढकने के लिए मेहोल बनाया जाता था। मेहोल अभी दिखाती हैं कहाँ से है। मेहोल में कह रहे इसकी देखभाल के लिए सफाई की जाती है। घर, नाले और सड़कों को योजनाबद्ध तरीके से बनाते थे। देखो ये 2 रास्ता बनाया है जिसमें नीचे कुएं की तरफ एक तरफ जाने का रास्ता है और एक तरफ बाहर का रास्ता है। तो इस तरीके से ये बनाए जाते थे।
ठीक है। उस समय नगरीय जीवन कैसा था? उस समय के नगरीय जीवन हड़प्पा सभ्यता के नगरों में हलचल लगी रहती थी। यहाँ पे लोग खास तरह के लोग इमारतें बनाने में जुटे रहते थे। यहाँ के शासक जो थे वो लोगों को भेजकर दूर दूर के बहुमूल्य पत्थर और चीज़ें मंगवाते थे। यहाँ के लोग खूबसूरत मनके और सोने चांदी के आभूषण जैसी चीज़ें आमतौर पर रखते थे। इस समय में लिपिक मतलब जिसमें लिपिक की इस्तेमाल किया जाता था, उसका भी उपयोग चीज़ों को मोहर लगाने के लिए किया जाता था और उसको लिखते समय उसी चीज़ों को छाप दिया जाता था, जो आज बच नहीं पाई है। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार थे। शिल्प क्या करते थे? चित्रकारी करते थे। स्त्री पुरुष दोनों थे और वह घरों में उद्योग स्थल में चीज़ें बनाते थे और लंबी लंबी यात्राएं करते थे। उपयोगी वस्तुएं लाते थे, साथ में सुदूर कहानियाँ, मिट्टी के कई बर्तन और खिलौने बच्चों के लिए लाए हैं। तो ये सारी चीज़ें मेहोल होता था, ये इस तरीके से कुएं में बनाया जाता था। इसमें मोहनजोदड़ो में एक सड़क में बना हुआ नाला है, यही कुआं है और यहाँ इसमें मोहर लगाई जाती, मोहर का बता देती ये थी। इस तरीके से मोहर लगाई जाती थी। मोहर के चिन्ह भी यहाँ पे मौजूद है, ये दिखा रहे हैं। उसके बाद है नगर और शिल्पकारी क्या चीज़ें बनाते थे और कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा वहाँ पे उस समय फेमस थी हड़प्पा में। हड़प्पा के लोगों के नगरों क्या थे? पुरातत्व विद में कहाँ चीज़ें मिली? अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने चांदी जैसी धातुएं बनाई गई थी। तांबे और कांस औजार, हथियार, गहने, बर्तन बनाए जाते थे। सोने चांदी से गहने और बर्तन, ये स्टार लगा लीजिए, पूछा जाता है। यहाँ पे सबसे आकर्षक थे मनके, बाट और फलक। मनके ये होते थे गले में पहना जाता था, ये बाट है, पत्थरों के बने होते थे, वाइट पत्थरों के, और इसको बहुत ही ज़्यादा चट धातु से बनाया जाता था और इसे तोलने के लिए काम आ जाता था, चीज़ें तोलने के लिए। उसके बाद ये मनके हैं, यहाँ पे दूसरी तरफ मनके दिखाई दे रहा है, ये मनके हैं, मैं बता देती हूँ, ये मनके हैं। और इसी मनकों के बाद यहाँ पे कालीन पत्थरों से बनाया गए हुए ये मालाएं हैं, ठीक है। इस तरीके से तलाशने के लिए होता था, इसमें धागा परोया जाता है, धागा परो के, और फिर है पत्थर के धारदार फलक बनाए, ये फलक है, ये सारे फलक है। नीचे और भी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो पत्थर की मोहर बनाते थे, आयतकार बनाते थे, इस तरीके से शेप में होती थी, ठीक है, आपको पता ही है शेप। मोहर जानवरों के चित्र बनाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिज़ाइन वाले खूबसूरत मिट्टी के बर्तन बनाते थे, ठीक है, वो भी दिखाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ये स्टेटमेंट है, इसको ध्यान में रखना है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 7000 साल पहले मेहरगढ़ के कपास खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के फूलदान, ढक्कन, कुछ तांबे की वस्तुएं चिपकी हुई मिले हैं। पिकी हुई मिट्टी, फेंस से कतलियाँ सूत करी जाती थी, फेंस से बनाई जाती थी। ये कपास में, यहाँ पे ये देखो, ये दाढ़ी वाले कढ़ाईदार वाले वस्त्र का किस तरीके से उपयोग है। एक व्यक्ति की पत्थर से मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली है और एक कढ़ाईदार वस्त्र पहनाने का दिखाया गया है। बहुत ही सुंदर चित्रकारी होती थी उस समय। अब विशेषज्ञ जो थे वो कौन होते थे उसके बारे में बताया गया है। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो एक खास चीज़ को बनाने के लिए प्रशिक्षण, जैसे ऊपर बनाया गया है, एक सुंदर व्यक्ति को एक कढ़ाईदार वस्त्र पहनाकर उसको सुंदर चित्रकारी किया है। ये क्या क्या काम करते थे? ये एक पत्थर तलाशना, मन के चमकाना, फिर मोहर की पच्चीकारी करना, मोहर को छापना। मूर्ति का देखिए आकर्षक होता है, बनाया मूर्तिदारी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई। किसी भी मूर्तिकार का काम नहीं हो सकता, हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। पता नहीं क्या पुरुष ऐसे कामों में प्रशिक्षण थे या फिर केवल महिलाएं, दोनों ही काम में दक्ष थे। अब फेंस के बारे में पढ़ लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। फेंस क्या होता है? एक प्रकार का पत्थर या शंख होता है जो प्राकृतिक तौर पर पाया जाता है। फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्वीट पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर वस्तुएं बनाई जाती है। उसके बाद इसमें हमें चिकनी परत की चढ़ाई जाती है और उसमें कौन सा नीले और हल्के समुद्री कलर के चुकाते हैं। फेंस से मनके बनते, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बंतर बनाए जाते थे। अब कच्चे माल की इस्तेमाल कैसे होता था? कच्चे माल का स्थान आपको भी पता है, कृषि और पशुपालक करते थे। वो ज़्यादातर लकड़ियाँ बनाते थे, अश्क से बनाते थे, कच्चे माल उपलब्ध होते थे। फिर भी कई चीज़ें ऐसी बनाई जाती जो आमतौर पर पैदा होने के लिए कपास में कच्चा माल कहते हैं। बाद में इसका कताई बुनाई या कपड़ा बनाने के लिए किया जाता था। कई लोग ऐसी चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन जहाँ पे तांबा, लोहा, सोना, चांदी, मूल्य वस्तु दूर दूर तक आयात करते थे। इन चीज़ों का आयात करते थे हड़प्पा सभ्यता में। उसके बाद लिखा है हड़प्पा सभ्यता के लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को याद रख ली, इसमें क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर के पेपर में। लोग तांबे का आयात आज के राजस्थान में करते हैं। पश्चिमी एशियाई देश में ओमान से तांबे का आयात करते हैं। कांसा बनाने के लिए तांबे की इसमें लाई गई 3 धातु का उपयोग ईरान और अफगानिस्तान में किया जाता है। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान में किया जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। उसके बाद है नगर में रहने वाले लोगों का भोजन, किस प्रकार भोजन किया करते थे। उस समय जो लोग ज़्यादातर अनाज उगाते थे, जानवरों का शिकार करते थे, और जो किसान और चरवाहे क्या करते थे, वो शासकों या लेखकों द्वारा दस्तकारी सामान देते थे। पौधों के अवशेष से पता चलता है कि लोग गेहूँ, जौ, दाने, मटर, धान, तिल आदि रसों उगाते थे। ये इंपॉर्टेंट है। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग किया जाता है। हल पहले क्या करते थे? लकड़ी के बनाए जाते थे,
हड़प्पा सभ्यता में हल बच नहीं पाए हैं, ठीक है, क्योंकि लकड़ी के बनाए जाते थे। लकड़ी के हल के आकार क्या होते थे, घिस जाते थे, टूट जाते थे, तो बारिश कम होने से सिंचाई भी कम हुई है, इसलिए वहाँ ज़रूरत पड़ने पर सिंचाई बनी रहती है। उसके बाद हड़प्पा के लोग क्या क्या चीज़ें पालते थे। सबसे पहले है गाय, भैंस, बकरियाँ। आसपास की चराह होते थे, लेकिन दूर दूर में मवेशी झुंड बनाकर चराहों तक ले जाया करते थे और फल इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, हिरण और अन्य जानवरों को शिकार करते थे। हड़प्पा सभ्यता में गुजरात के पास एक है धोलवीरा नगर। धोलवीरा नगर के बारे में, कच्छ के इलाके खादिर बेद के किनारे धोलवीरा, यहाँ साफ पानी मिलता था, उपजाऊ भूमि थी। हड़प्पा लोगों के 2 भक्त में बहुत 3 धोल नगर थे। इस हर नगर के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें बनाई जाती। दीवारों में बड़ा एक ऊंची ऊंची दीवारें बनाई जाती। बड़े बड़े में एक प्रवेश द्वार हुआ करता था। इसमें खुला रहता था, मैदान था, खुला बड़ा मैदान बनाया गया था उसके आगे, और कार्यक्रम आयोजित किया जाता था। कुछ अवशेष बड़े बड़े पत्थर को उगाकर उपयोग किया जाता है। इन अभिलेखों में लकड़ी को जड़ा जाता था। एक अनोखा विशेषता जो लेखक के मोहर जैसी छोटी वस्तु को पाई जाती है। उसके बाद सेकंड दे दिया गुजरात में, ये भी याद रखना है, गुजरात के खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती में उपनदी के किनारे एक लोथन नगर था। लोथन नगर में कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आदि, पंख, पत्थरों, शंखों, धातु से बनी गई चीज़ों का महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ नगर में एक भंडार गृह भी है था, जहाँ कहीं मोहर और मुद्रांकन और मोहरबंदी यानी गीली मिट्टी से छाप लगाई जाती थी। आपने देखा होगा किसी भी लिफाफे को जो इंपॉर्टेंट होता है, जो एग्जाम में आपने छाप लगी होती है, तो उसी को कहते हैं मोहरबंदी। इसके बारे में हम डिटेल में, एक इमारत मिली जहाँ पे मनके का काम होता था। पत्थर के टुकड़े हो गए, अर्धमके मनके हो गए, मनकर से बने उपकरण और तैयार मनके भी कहाँ पाए जाते थे, लोथन नगर में। मुद्रा और मोहर जो होती थी वो मोहरबंदी और मुद्रा किसको कहते हैं। मोहरबंदी का उपयोग आमतौर पर डिब्बे और शैलों के चिन्हों के लिए किया जाता था। एक जगह से दूसरी जगह भेजने वाले थैलों को बंद करने के लिए मोहरों की गीली मिट्टी की मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते थे, ताकि कोई इसका दूसरा लोग इसको यूज़ ना करे, प्रयोग ना करे। सभ्यता का अंत हो गया था 4700 वर्ष में, पहले आरंभ हुआ था, उसके बाद अंत हुआ था 49 में, सॉरी 3900 साल पहले इसमें बदलाव देखने को मिला। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया, मोहरबंदी बंद हो गई, दूर दूर तक कच्चे माल का सब खत्म हो गया। मोहनजोदड़ो में कच्चे सड़कें, ढेर बनाने के जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई, और जो सड़कों पे झुग्गी नुमा घर बनाए गए थे वो भी नष्ट हो गए। यानी कि कहने का अभिप्राय है कि उस समय जब है जो हमारी हड़प्पा सभ्यता का उसका अंत पूरी तरह से शासकों नियंत्रण समाप्त हो गया। जो हुआ परिवर्तन बिल्कुल साफ दिखाई देता है। और आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और सिंध की बस्तियाँ, सिंध और पंजाब के आसपास की बस्तियाँ सारी उजड़ गई। लोग दक्षिण पूर्व एशिया के इलाकों में छोटी छोटी बस्तियों में जाकर रहने लगे। तो यहाँ मिस्र के बारे में बताया। मिस्र के बारे में आपको पता है, वहाँ पे पिरामिड मिलते थे, जिसको हम मम्मी कहा जाता था। वहाँ कहा जाता था कि वहाँ पे चीज़ों को दफनाई जाती है, और जो भी मम्मी होते थे, जिसे हम पिरामिड कहते हैं, मकबरे के राजों के मरने के बाद उनके शवों को पिरामिडों में दफाकर सुरक्षित रखा जाता था। और ये आज भी दिखाया जाएगा, अगर सर्च करोगे तो दिखेगा। उनके शवों के साथ उनके हर चीज़ें दबाई जाती थी, जैसे खाद्य पदार्थ, वस्त्र, गहने, वाद्य यंत्र, जो भी उनके साथ की सेवक सेविकाओं को भी दर्शाया जाता था कई बार। तो दफनानों के लिए पाए जाने वाला सबसे धन दौलत, जिसके पास धन दौलत होती थी, उसको ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे बांटी जाती थी। आज की चैप्टर में मैं इतना ही पढ़ा रही हूँ, क्योंकि चैप्टर जो है वो बहुत लंबा हो जाएगा, और मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगी। अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, ताकि पता चले कि कौन कौन से क्वेश्चन इस चैप्टरों में से पूछे गए हैं। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है जो पूछा गया इस चैप्टरों में से। सबसे पहला है कि इसको मैच करना, मैच द फॉलोइंग दिया गया, चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। सबसे पहले आहत के सिक्के, फिर है उत्तरी काले चमकीले पात्र, एल्फोरा और एलेटीन वेयर। तो इसका ऑप्शन आपको सभी को अगर नहीं भी आता होगा तो भी मैं आपको इजीली समझा देती हूँ। सबसे पहले आहत के सिक्के। देखिए यहाँ पे आहत के सिक्के जो होते हैं वो हमेशा किसी मोहर लगी हुई होती है चिन्हों पर, और उसी को कहते हैं आहत के सिक्के। तो इस तरीके से यहाँ पे जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है, यह डाई के प्रयोग में चिन्ह की मोहर लगी हुई है, ठीक है। सेकेंड है उत्तरी काले पात्र। तो पात्र से याद है, पात्र में लंबे दोहरे हत्थे वाले पात्र जो यूज़ किया जाता था, एल्फोरा। इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड है, ये होते हैं मिट्टी के बने हुए पतले और सुंदर बर्तन होते थे। एलेटीन वेयर जो होता था, मुहरदार चमकदार बर्तन होते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है फोर्थ ऑप्शन राइट है। तो आपको एक ऑप्शन मिल जाए तो आसानी से दूसरे ऑप्शन भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैडोलॉजी से रिलेटेड पूछा गया है। निम्नलिखित किन कारणों से नव प्रशासनिक युगीन स्थल पुरा प्रशासनिक युगीन स्थलों से भिन्न है, ठीक है। इस दोनों का अंतर आपको पता होना चाहिए, किस प्रकार से भिन्न है। यह ओखली और मुसलन का उपयोग हम अनाज के पीसने के लिए किया करते थे, ये है, ठीक है। पहला ऑप्शन तो है ही। बर्तनों का उपयोग खाना खाने के लिए भी करते थे, ये भी ठीक है, ठीक है।
यहाँ पे सेकंड ऑप्शन भी ठीक है। उसके बाद दिखता है विभिन्न प्रकार की चीज़ों से कपड़े बुना करते थे, विभिन्न प्रकार की चीज़ों से नहीं बुना करते थे, ये ऑप्शन नहीं है। इसके बाद हमारा जो ऑप्शन है, पत्थरों के औजारों का प्रयोग आरंभ हो गया था, इस समय पत्थरों के औजारों का प्रयोग आरंभ हो गया था। तो फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन यानी फर्स्ट ऑप्शन राइट है, अगर आपको क्वेश्चन के पता होगी। ये क्वेश्चन आपको मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कहाँ पाए गए थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गेहूं और जौ जैसी फसलों सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला था, सही विकल्प चुनिए। मालबार हिल्स में नहीं मिला था, नीलगिरी हिल्स में नहीं मिला था, गारो में नहीं मिला था। गारो में आपको पता ही है जहाँ पे कुशल संग्राहक होते थे, खुद ही भोजन इकट्ठा करते थे, खुद ही चीज़ें बनाया करते थे, और वो उसी प्रकार से वो क्या करते थे, अपने खेतक का शिकार किया करते थे। ठीक है, 2500 वर्ष पूर्व की बात हुई है। उसके बाद उसके बाद ही ये टॉपिक था जिसमें सोनेमानो पृथक की पहाड़ियाँ थी, है ना, ये मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया था। तो उसमें ही गेहूँ और गेहूँ उगाने लगे थे, पालतू पशुओं को पालने, जैसे भेड़, बकरी, गाय, भैंस, इन चीज़ों को पालने कर गए थे, कृषि करने लग गए थे। तो ये सारा इसका आंसर थर्ड है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है। एक क्वेश्चन पेडालॉजी का पूछा गया है, इसलिए करवा रही ताकि आपको पता चल सके चैप्टर सही है। इतिहास कहता है कि गूढ़ लिपि का अर्थ होता है निकालने या लिखने में पुरातत्व का एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। निकालने और लिखने में, याद रखना, निकालने और लिखने में। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं बताना है। देखिए, वो क्या करते थे, पुरातत्व चीज़ों को खोजबीन करते थे, तो खोजबीन करते थे, तो ये तो सही है। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं कि जानवर और मछलियों को ढूंढना, जानवरों और मछलियों की हड्डियों को ढूंढना, सर्च भी करते थे, ये भी ठीक है। उसके बाद है लिखने संबंधी लेखों की जांच करना, क्योंकि निकालने और लिखने की है, तो ये भी सही है। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है, अध्ययन, ये नहीं करते थे, इतिहासकार करते थे अध्ययन, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो नहीं वाला है वो फर्स्ट है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे तो आप इजीली समझ पाओ। प्रीवियस ईयर में इतने ही क्वेश्चन अभी का हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके अलावा और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इसके जो अभी जो पेपर हुए हैं, जिसमें से दिसंबर में हुआ था, आपका जुलाई में हुआ था, और जनवरी, उसमें से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन चूज करके निकाले हैं इस चैप्टर में से, जोन जोन से पूछे गए हैं। और भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, जिससे पहले के हैं 23 के, हमने 24 के किए हैं, फिर 23 के करेंगे और 22 के। कम से कम 3 साल के पेपर तो करने ही चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि पैटर्न किस तरीके से एग्जामर पूछ रहा है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।